जय हिंद बच्चों। क्लियर डाउट्स आपके लिए क्लास 9 सीरीज में साइंस की सीरीज की शुरुआत कर रहा है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग फिजिक्स सेक्शन से ले रहे हैं, मोशन। ये वन शॉट वीडियो होगा जिसके अंदर हम स्टार्टअप टू एंड हर एक टॉपिक्स डिस्कस करेंगे पूरे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। सो पूरा वीडियो देखिएगा एंड आई होप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन होता क्या है। हम लोग चाइल्डहुड के एज से ही मोशन से फैमिलियर होते हैं कि क्योंकि बच्चे वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, सभी पर्सन चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सभी कहीं ना कहीं मोशन के अंदर में ही आता है। बट अगर हमको डिफाइन करना कि मोशन होता क्या है, तो कैन वी डिफाइन व्हाट मोशन इज। मोशन का एक छोटा सा डिफिनेशन दिया है, इट इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन होता है क्या है, पोजीशन में चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्चुअली हमको पता है कि हम कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, चाहे दौड़ते हो, चलते हो, भागते हो, सभी में कहीं ना कहीं टाइम एक कॉमन फैक्टर जरूर होता है। हम कोई भी वर्क करेंगे तो टाइम तो रहेगा ही रहेगा। दैट इज द सिंपल सा डिफिनेशन है कि चेंज इन पोजिशंस। चेंज इन पोजिशन का मतलब हो गया, अगर मान लो एक पर्सन अब यहाँ है और इस पॉइंट से ये वहाँ वॉक करके जाता है, तो यहाँ पे क्या है, पोजीशंस यहाँ से यहाँ हो गया ना, तो दैट मीन्स द चेंज इन पोजीशन। अब ये इस पॉइंट से यहाँ जाए, कहीं भी जाए, अब वो डिस्टेंस चाहे कितना बड़ा हो या डिस्टेंस कितना भी छोटा हो, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मे बी इन द किलोमीटर डिस्टेंस, मे बी इन द मीटर एंड मे बी इन अ नैनोमीटर। बहुत ही छोटा डिस्टेंस हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि क्या उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके, सो मोशन का एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मोशंस कई सारे तरीके से होता है। मोशंस बहुत लोग बहुत तेज स्पीड से मोशंस में जाते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, बहुत स्लो स्पीड में जाते हैं। तो मोशंस कई सारे कैटेगरी में हो सकता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि मोशंस एक्चुअली किस रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल्स। यहाँ पे इफ समवन सेज आई एम एट 20 मीटर डिस्टेंस। अब हम लोग मोशंस को ना कुछ डिस्टेंस के टर्म्स में भी समझते हैं। मोशन के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक समझना होता है वो एक्चुअली डिस्टेंस है, क्योंकि हमने क्या बोला, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है, डिस्टेंस। यहाँ पे कोई बच्चा बोलता है या कोई इंसान बोलता है कि आई एम एट 20 मीटर डिस्टेंस, हम 20 मीटर के डिस्टेंस पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन एराइज हो सकता है, व्हाट क्वेश्चन पॉप्स, फ्रॉम वेयर, राइट। फ्रॉम वेयर का मतलब, अब मैंने ये तो बता दिया कि हम 20 मीटर के डिस्टेंस पे, बट कहाँ से 20 मीटर। 20 मीटर अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इधर से राइट भी 20 मीटर हो सकता है, नहीं लेफ्ट भी 20 मीटर हो सकता है। तो 20 मीटर आखिर कहाँ, इधर भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी 20 मीटर हो सकता है। तो 20 मीटर किस डायरेक्शन में, आखिर हाउ कैन वी डिफाइन दिस आंसर, हाउ कैन वी फाइंड। फॉर दैट लेट अस टेक एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। यहाँ पे एक बस है, ये दोनों बस के पास में है। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है बस के पॉइंट से। फॉर एग्जांपल देखिए, ये बस के मान के चलिए पर्सन ए की दूरी बस से 20 मीटर है, ओके, एंड पर्सन बी की दूरी बस से 25 मीटर की दूरी पे है। यानी कि पर्सन ए कितना है, 20 मीटर है, पर्सन बी 25 मीटर है। तो हम कैसे बताया कि बस की दूरी, यानी कि यहाँ पे हमने दूरी कैसे फाइंड आउट किया, रेफरेंस पॉइंट से। मीन्स हम अगर बस अपनी जगह पे स्टेशनरी नहीं होती तो हम नहीं बता सकते कि इस बच्चे की दूरी कैसे है। यानी कि हमने क्या किया, एक बस का एक कॉमन डिस्टेंस माना कि 0, और यहाँ से हमने देखा कि ए का दूरी बस से कितना है, 20 मीटर, और बी से 25 मीटर। मीन्स जो हमने क्वेश्चन देखा था कि हम कैसे जाने कि कहाँ जाना है, किस डिस्टेंस में जाना है, तो इसके लिए सबसे पहला वर्ड क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अगर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ गया है, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है। यानी कि उसका पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, रेफरेंस पॉइंट। हम लोग कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होता है, तो क्या एक रेफरेंस पॉइंट लिए हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, वहाँ से अपने कंपास के थ्रू एक लाइन खींचते हैं और फिर उसको रेफरेंस मानते हुए, यानी कि जो हमने सर्कल ड्रॉ किया इसके थ्रू किया है, दैट्स अ रेफरेंस पॉइंट। हमें अपना घर का लोकेशन फाइंड आउट करना होता है तो हम किसी को क्या बताते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट बताते हैं।
एक और एग्जांपल आप कवर कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि जितने भी डिस्टेंसेज होते हैं, टाउन्स होते हैं, विलेजेस जो होते हैं, वहाँ पे हर जगह आपको डिस्टेंस मीटर मिलता है। जैसे आप मान लो यहाँ से फॉर एग्जांपल हम पटना ट्रेवल कर रहे हैं अपने होम टाउन से। अब पटना जाने के क्रम में आपको देखना होगा रास्ते में मिला होता है पटना अराउंड 70 किलोमीटर, ये दूरी घटने जाके 69 किलोमीटर, एक माइलस्टोन पे लिखा होता है ना 68 किलोमीटर। तो आखिर ये जो 68, 69, 70 किलोमीटर वो कैसे मेजर करते हैं? तो इसके लिए ना हर सिटीज में या हर स्पेस में एक 0 माइल होता है। व्हाट इज 0 माइल? 0 माइल इज नथिंग अ प्लेस दैट वेयर द डिस्टेंस शुड बी ऑरिजिनेटेड। मतलब उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट माना एक शहर में कि चलो ये शहर में ये रेफरेंस पॉइंट है और पूरे शहर की दूरी हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। उसी के हिसाब से वो बताते हैं कि भाई पटना टू मुजफ्फरपुर की दूरी 70 किलोमीटर है, पटना से दरभंगा की दूरी 60 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है। मीन्स उस यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या था? वो 0 माइल। तो बिना रेफरेंस पॉइंट के हम किसी भी डिस्टेंस को ऑरिजिनेट नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी अगर कोई भी डिस्टेंस को भी पोजिशन फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। आई होप गॉट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन जिसके हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि अगर हमको पोजीशन फाइंड आउट करना होगा तो हमको सबसे पहले क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट फाइंड होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे A B C D 4 एरोज आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? सपोज 4 A B C D आर सिटिंग इन रो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर नेबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे देख रहे हैं A B C D चारों इक्वी डिस्टेंस पे बैठे हुए सीटेड है आपस में नेबर्स के रूप में। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू A। अब B का पोजीशन A कैसा है? तो कैसे देखेंगे? यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या दे दिया? A। तो A से हमको क्या देखना है? और आपको पता है कि अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो पॉइंट्स के अंदर ये यहाँ से जो आता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, दैट इज राइट टू लेफ्ट पोजिशंस। तो यहाँ A से हम क्या बता सकते हैं कि A इज इमीडिएट राइट, C इज इमीडिएटेड। अब देखिए सबका पोजीशन, अब मैं बताऊं, अगर मैं पूछूं आपसे कि B के रिस्पेक्ट में A का पोजीशन क्या होगा, देखिए B के रिस्पेक्ट में क्या है? A जो है B से B जो है सॉरी A जो है वो B के लेफ्ट में, ठीक है। अगर मैं पूछूं C के रिस्पेक्ट में B का पोजीशन क्या है तो बोलेंगे कि भाई B भी लेफ्ट में है। लेकिन मैं पूछूं कि C का D के रिस्पेक्ट में क्या है तो आपको क्या पता चलेगा? वो लेफ्ट है, लेकिन D का पोजीशन C के रिस्पेक्ट में क्या है? राइट है। मतलब ये सभी का पोजीशंस ना आपस में वेरी कर रहा है। A के हिसाब से C का पोजीशन कुछ और होगा, D का पोजीशन कुछ और होगा। दैट मीन्स दैट ऑल पोजीशंस आर वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन। दैट इज द रीजन कि वी हैव टू नीड अ रेफरेंस पॉइंट। अगर हम रेफरेंस पॉइंट नहीं देंगे ना तो इन सभी का रिलेटिव पोजीशंस हम सही से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा वेरी करता रहेगा। इसीलिए पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए जरूरी क्या है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। गॉट इट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पोजीशंस। जब हम लोगोंने क्वेश्चन देखा था तो उसके अंदर रिलेटिव पोजीशंस क्या होता है और एब्सोल्यूट पोजीशंस क्या होता है, बारी बारी से समझते हैं। यहाँ देखिए आपको एक क्वाड्रेंट दिख रहा होगा। ये जनरल जो हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। यहाँ पे 4 पोर्शंस है, A, B, C एंड D। यहाँ पे क्लियर आपको डायरेक्शन दिखाया गया है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ होता है, उसके अकॉर्डिंग A, B, C, D का लोकेशन क्या है। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर के अंदर B विथ रिस्पेक्ट टू A इज A B इन ईस्ट। यहाँ पे इस पोजिशंस में B जो है, B यहाँ है और A यहाँ पे है, यानी कि जो AB है वो किस साइड में दिख रहा है? ये है ना AB दैट इज द पोजिशंस ईस्ट, यानी कि ईस्ट में है। सेम एज CB से कहाँ पे है? अगर मैं पूछूँ कि A के रिस्पेक्ट में तो ये ईस्ट में था, बट C के रिस्पेक्ट में कहाँ है? तो देखिए C में ये नॉर्थ और ये ईस्ट, यानी कि CB में ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट नहीं, यानी कि C के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो गया, नॉर्थ ईस्ट। मीन्स इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो पोजीशन होता है एक पार्टिकुलर पॉइंट का वैरी करता है डिफरेंट पॉइंट्स पे, यानी कि अलग अलग जिससे हम लोग रेफरेंस पॉइंट से निकालेंगे उसका पोजीशन वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट? डिफरेंट पॉइंट्स। नहीं, दिस इज नोन एज रिलेटिव पोजीशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव पोजीशन। यानी कि एक पर्सन के अलोंग, वन पर्सन के अलोंग नहीं, दूसरे पर्सन का जो पोजीशन होता है उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव पोजीशन बोलेंगे।
अब इसीलिए रिलेटिव पोजीशंस क्या करता है, वैरी कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमें जानना होगा पोजीशंस क्या है। अगर हम लोग पूछेंगे बी का ए के रिकॉर्डिंग तो वो वैरी कर जाएगा, और ए का बी के रिकॉर्डिंग तो बी अगर क्या बोलेगा ए में वेस्ट में है और ए बी को बोलेगा ईस्ट में। तो दिस इज द नोन एज रिलेटिव पोजीशंस। गॉट इट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बट इन सभी को फ्रेम में लाने के लिए हमें जरूरी क्या है कि हम इन सभी को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता था, रेफरेंस पॉइंट। यानी कि रेफरेंस पॉइंट का एडवांटेज यही होता है कि वो हमें ये बताता है कि किसका एक फिक्स फ्रेम ऑफ पॉइंट से हम आसानी से क्या बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, फिक्स करके बता सकते हैं। गॉट इट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट पोजीशंस। अब देखिए यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने की हमें जरूरत क्या था कि एक एब्सोल्यूट निकाले, नहीं, ताकि ये डिस्टेंस क्या करे, वैरी ना करे। नहीं तो हम रिलेटिव्स पोजीशंस सबका अगर चेंज करके बताते रहेंगे तो एक किसी को हमको अगर लोकेशन बताना पड़ेगा तो दे हैव अ मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट। अगर हम लोग मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट बताते हैं तो क्या वो पोजीशंस कभी वेरीफाई कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट पोजीशन। क्या है, सपोज ओ यहाँ पे, ओ यहाँ पे है, कंसीडर ओ इज एब्सोल्यूट पॉइंट। यहाँ पे क्या लिया हमने, ओ का एक फिक्स पॉइंट ले लिया, एब्सोल्यूट पॉइंट लिया। अब बताइए, अब हमसे अगर कोई पूछे ए बी सी डी का डायरेक्शन क्या है तो हम जो भी डायरेक्शन बताएंगे ओ के पॉइंट से बताएंगे, नहीं। यानी कि हम बता सकते हैं कि ओ में जो ओ बी है वो कैसे है, नॉर्थ ईस्ट में है, नहीं, ओ डी है वो ईस्ट साउथ में है, ओ सी में है वो क्या है आपका वेस्ट साउथ में है, और ए जो है आपका वेस्ट नॉर्थ में है। तो यहाँ पे ओ को रेफरेंस मानते हुए, ऑरिजिन मानते हुए हमने चारों का डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया। अब हमको शहर में किसी अपने लोकल टाउन में आप लोग अगर कोई लोकेशन बताते होंगे तो क्या बताते होंगे कि इस टाउन में इस चौक से या इस चौराहे से इसकी डिस्टेंस यहाँ पे है, तो उस चौराहे को ऑरिजिन मानते हुए ना सारा डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे माइंड में होता है, दिस इज द ऑरिजिन, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोजीशंस। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पोजीशन। दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, वी कैन टेक एनी पॉइंट एज ए एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। ये कोई फिक्स नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि ओ को मैंने रेफरेंस माना है तो हम ओ को ही माने। अगर आप चाहो तो आप नॉर्थ को ऑरिजिन मानते हुए सबका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर मैं नॉर्थ को मानूँ तो मैं क्या बताऊंगा, नॉर्थ के अकॉर्डिंग सबका डायरेक्शन बताऊंगा। साउथ से लूँगा तो साउथ के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो ये कंपल्सरी नहीं कि हम मिडिल पॉइंट को ही ऑरिजिन लें, आप जिसको भी ऑरिजिन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसके हिसाब से अपना पोजीशन से एब्सोल्यूट कर सकते हैं। और जो डायरेक्शन होगा और वो डिस्टेंस होगा वो हमेशा उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। गॉट इट गाइज? सो इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ दिखा दिया है। यहाँ पे ओ से ए की जो दूरी है यहाँ पे 3 मीटर है, ए से बी की दूरी 4 मीटर है, ओ से ई की 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू डी। ई देखिए यहाँ पे डी के रिस्पेक्ट में ई का डिस्टेंस क्या है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि डी से ई की दूरी क्या है, 4 मीटर। सो पोजीशंस क्या है, डी ई का पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में क्या है वो कहाँ पे, ये दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन, ऐसे जा रहेगा ना, ऐसे डायरेक्शन देखेंगे ना, तो दिस इज द व्हाट, वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, नीचे तो साउथ में है ही, और डिस्टेंस कितना होगा इसका 4 मीटर। ओ का और ओ के रिस्पेक्ट में बी का, ओ का बी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे बी है तो देखिए बी और ओ ये रहा, और ये डायरेक्शन कौन सा है, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है ये कहाँ जा रहा है, और ये साउथ वेस्ट है, तो ये नॉर्थ से बंदा कहाँ जा रहा है, बी से साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, नहीं ये ऑरिजिन मूव कर रहा है सेंटर के अंदर। और दूरी कितनी होगी, तो अगर आपको उसको दूरी फाइंड आउट करना होगा तो वी हैव टू यूज अ पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स अ 4 मीटर 3 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर ये आपका क्या हो गया है, हाइपोटेनस, सो 60 ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर, और इसका पोजीशंस क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व इट, एंड आई होप यू कैन गेट दीज आंसर्स इजीली। ओके, नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेस्ट एंड मोशन। अब हम लोग मोशन के अंदर बढ़ते हैं थोड़ा सा डिशेज में, कि यहाँ पे अब देखिए मोशन के हमने स्टार्टअप में जो बताया कि मोशन क्या है, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट बॉडी जो है वो मोशन से कई सारे कैटेगरी में रहती है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी क्या है आपका रेस्ट में। रेस्ट मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी का मूवमेंट चेंज ना हो रहा हो, और दूसरा क्या होता है जब मोशन है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्ट की, क्योंकि अगर मोशन को समझना है तो रेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हम बॉडी को रेस्ट में कब बोलते हैं? जब इसका पोजीशन वैरी ना करे, किसके रिस्पेक्ट में? रेफरल पॉइंट में और टाइम में। यानी कि टाइम तो रहेगा ही रहेगा, टाइम के साथ अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बॉडी इन द रेस्ट। जैसे जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे घर का वॉल होता है, तो क्या हमारे घर का वॉल का डिस्टेंस हमेशा चेंज, पोजीशन चेंज होता रहता है क्या? नहीं होता है ना। हम अपने घर में कोई भी सामान रखते हैं, क्या उसका पोजीशन चेंज होता रहता है? नहीं होता रहता है। अगर हम अब कहीं एक जगह पर सीट हो, जैसे मैं ही बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी मैं क्या है, रेस्ट पे बैठा हूँ। मेरे बॉडी पार्ट्स भले ही मूव कर रहे हैं लेकिन मेरा पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा ना। दैट मीन्स वी कैन से दैट at a time I am in the rest, because we are not changing our positions with respect to the time, with respect to the referral point. That is the rest. Nextly motion, again there if a continuous change in its position, अगर हम लोग के positions में change आ रहा है रेगुलरली तो हम लोग क्या बोलेंगे रेफरल टाइम में कि वो बॉडी मोशन में है। अब मैं यहाँ से चेयर लेके इधर उधर होता रहूँ या वॉक करूँ, वॉक करते हुए आपको स्टडी कराऊँ, टीच कराऊँ, तो क्या बोलेंगे कि हमारा मैं मोशन के अंदर हूँ? नहीं, अभी तक हम लोग क्या थे? रेस्ट के अंदर थे। तो दैट्स अ सिंपल, ये हम लोग अच्छे समझते भी है कि मोशन का मतलब क्या होता है और रेस्ट का मतलब क्या होता है, बट ये हमारे दिमाग के फ्रेम में क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज द टू कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, है तो बहुत आसान सा, बट चूंकि अब हम 9th लेवल में है तो हमको ना कई सारी चीज़ें हमारे को दिमाग में होनी चाहिए कि जैसे यहाँ दिया है रेफरल पॉइंट, हमने अभी देखा था रेफरेंस। नाउ टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेफरल पॉइंट। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि यहाँ पे रेफरल पॉइंट का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक फिगर है आपके सामने, नहीं यहाँ पे ये बंदा एक ट्रेन के अंदर मूव कर रहा है, पैसेंजर्स है, और यहाँ पे उसको बाहर खिड़की के बाहर वो विंडो के अंदर झाँक रहा है, उसको कुछ घर वर निकलता है। तो एक्चुअली में अभी ये बंदा मूव कर रहा है, मूवमेंट के अंदर है, नहीं इसके पोजीशन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में बस में जहाँ भी बैठा होगा चेंज हो रहा है। लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये जितनी भी चीज़ें ना, घर है, बाहर के पेड़ पौधे जो भी है ना, ये वॉक ये चल रहे हैं, ये मोशन में है और मैं खुद रेस्ट के अंदर हूँ। इसको ना रिलेटिव मोशन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ आपको। जैसे मान चलिए ये एक बस है, एक बस में दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी, ठीक है। ए बी बस के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसको कहीं और कहीं ट्रेवल करना है, ये बेचारा बस में बैठ गया और बस मूवमेंट में आके बस ने जाना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। अब आपसे कोई पूछे, कोई तीसरा व्यक्ति सी है जो इन दोनों को वॉच कर रहा था। अब सी के अकॉर्डिंग ये सी बी के बगल में बैठा था, ठीक है, यानी कि ए मोशन में आ गया, बी वहीं पे है और सी उसको देख रहा है। अब मुझे बताओ कि बी का ए के हिसाब से बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है? ए के हिसाब से बी का कंडीशन क्या है और बी के हिसाब से सी क्या है? अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है ना कि बस मोशन में आ गई, तो जब ए बी को देखेगा तो उसको लगेगा कि बी ए के लिए मोशन में है, क्योंकि मोशन में तो ए है, लेकिन चूंकि बस आगे मोशन में जा रही है ना, फॉरवर्ड हो रही है, तो उसको लगेगा कि बी मोशन के अंदर है और सी भी मोशन के अंदर है, और बी को भी सेम कंडीशंस, उसके लिए क्या होगा, ए मोशन में होगा। बट बी के लिए सी का मोशन में क्या है, वो अभी बॉडी रेस्ट में, चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही पे है। मीन्स अभी ए टू बी, बी टू सी, इन सभी का पोजिशन चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू रेफरल पॉइंट। नहीं, अगर मान लीजिए जो बंदा बस में गया ए, अगर उसके बगल में कोई पैसेंजर बैठा हो और वो इसको वॉच करे ए को, तो क्या उस पैसेंजर के लिए ए मोशन में होगा? बिल्कुल नहीं, वो किस में होगा, रेस्ट में। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट रियली में मोशन हो हर ऑब्जर्वर को उसको लगे कि वो मोशन में है, यानी कि वो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आएगा कि वो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया गया है, शायद एनसीईआरटी के अंदर भी है, कि हमारे क्लासरूम का जो वॉल होता है, वॉल ऑफ द क्लासरूम्स, अगर उस रेस्ट में है या मोशन में है। क्लासरूम का वॉल रेस्ट में है या मोशन में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जो बंदा मोशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं जानता वो बोलेगा पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि भाई सबको पता है कि क्लासरूम का वॉल तो मोशन करता नहीं है, वॉल तो हमेशा क्या होता है, रेस्ट में होता है ना, रेस्ट में होता है।
लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, हमें बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि ये स्पेस के अर्थ के ऊपर या हमारा अर्थ हमेशा मोशन में होता है। नहीं, अर्थ हमेशा क्या होता है, मोशन में होता है। तभी तो अगर ये मोशन में होता है, दैट इज द रीजन कि डे एंड नाइट होती है, या हर साल चेंज होता है, 2020 से 2021 आ गया, हर दिन के बाद रात आता है। ये होता है क्यों है? क्योंकि मोशंस, अर्थ हमेशा मोशन करता रहता है, हमेशा घूमता रहता है। तो जब अर्थ हमेशा घूमता रहता है तो हमें ऐसा क्यों नहीं लगता है कि हमारा घर हमेशा घूम रहा है? ऐसा हुआ है कि आप घर से स्कूल जाए और जब स्कूल से घर लौटे तो आपका घर कहीं और शिफ्ट हो गया हो? ऐसा होता है क्या? शायद नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। तो जब अगर अर्थ हमारा मोशन में है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि घर का पोजीशन चेंज हो गया? इसका आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ कि हम लोग भी तो, अगर मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये अगर मोशन में है और हम यहाँ पे है, तो हम भी तो इसको साथ मोशन कर रहे हैं ना, हम भी तो इसके साथ घूम रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे ये घूम रहा होगा, और मान लीजिए हमारे घर का पोजीशन ये है, तो जैसे जैसे ये घूमेगा, अगर ये पूरी धरती यहाँ से इसका पोजीशन ऐसे हो गया तो हम भी इसके साथ वही हो गया। तो हमारे लिए जो अभी पोजीशन था ना, सेम है। दैट इज द रीजन कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। अब हमने बात की वॉल की, तो वॉल को अगर कोई अंदर से बैठ के देखेगा तो उसके लिए वॉल कैसा है? रेस्ट में। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, रिलेटिव मोशन, अगर कोई बाहर से बंदा कोई जा रहा हो, बस में जा रहा हो, बाइक पे ट्रेवल कर रहा हो, अगर वो उस वॉल को देखेगा तो उसके लिए वॉल क्या होगा? मोशन में होगा। क्योंकि उसको ऐसा लगेगा, एक्चुअली वो मोशन में वो है, बट उसके लिए वॉल मोशन में होगा। दिस इज कॉल्ड रिलेशन मोशन। और ये हुआ क्यों? उसके फिक्स अप पॉइंट से। यानी कि ये मोशन में होना नहीं होना, रेस्ट में होना नहीं होना, किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमेशा ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है और कहाँ से दिख रहा है, ये डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फटाक से जवाब नहीं देने कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। एक बार उसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एक बार बाहर के ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से और अंदर के ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में। हमेशा बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग आपने ट्रेवल किया होगा और आपने देखा होगा कि जब आप बस में ट्रेवल करते हैं, प्रैक्टिकल आपको दिखाई दिया होगा कि बाहर की चीज़ें आपको चलती हुई नजर आ रही है, सारे पेड़ पौधे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली में आपको ये भी पता है कि वो पेड़ पौधे अपनी जगह पे स्टेटिक पोजीशन में होंगे, रेस्ट में होंगे, बट हमें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हम मोशन में थे। तो ये हमारा रिलेटिव मोशन है। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिकली सोच के आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। आई होप गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर होता है क्या है, पहले हम देखते हैं एक एक करके। स्केलर जो होती है, अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, आपको पता है सभी के पास मास होता है। क्या होती है इसके पास? मास, या जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। नहीं, यानी कि इन जनरल भाषा हम लोग बोल देते हैं वजन, वेट, लेकिन एक्चुअली वेट अलग होता है मास से। तो मास मतलब होता है एक्चुअली वेट हमारा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे ये समझ लें इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, क्योंकि नो डाउट फिजिकल क्वांटिटी तो एग्जिस्ट करती है, उससे कुछ ना कुछ तो होगा मास। तो स्केलर क्या होता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ उसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। इन द टर्म्स ऑफ मोशन क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। क्या नहीं हो? डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर। और वेक्टर क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको, ए बी, ठीक है, जिसके पास अब मुझे इस ए बी का यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिखाया गया। यहाँ आप देख रहे हो एक सिंपल यहाँ ए बी लाइन है। अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि ए टू बी का डायरेक्शन क्या है, बी टू ए का क्या है। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर। इसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू है, हम बस इतना बोल सकते हैं कि बी ए के बराबर है, क्योंकि जितना डिस्टेंस ए का बी से है उतना ही डिस्टेंस बी का ए से भी होगा। तो वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, बट दे हैव डोंट हैव एनी डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी में हर चीज़ वही है, बट यहाँ पे एक डायरेक्शन दे दिया गया है, क्या? बी टू ए। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया गया है? बी ए, मीन्स बी से ए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। तो यहाँ पे जो लेंथ बी ए का निकालेंगे, ये किसके रिकॉर्डिंग में निकालेंगे? बी टू ए, मीन्स बी ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम ए बी इज इक्वल टू बी ए यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा?
जो मूवमेंट का मोशन का डायरेक्शन होगा कैसे होगा, B to A, not A to B. Got it? So we have a magnitude as well as direction. So that is a vector quantity. इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक डायरेक्शन आपका A to B भी हो सकता है, B भी हो सकता है। बस हमको बस ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो व्हाट, स्केलर क्वांटिटी है। लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा राम, बेटा श्याम, आप एक काम करो, घर से बाहर निकलो और जाओ 5 मीटर दौड़ के आओ, तो आप क्या करोगे, बाहर तो निकल जाओगे, बोलोगे कि भाई सर ने बोला है दौड़ने के लिए तो दौड़ेंगे, बट कहाँ दौड़ेंगे। अब वो 5 किलोमीटर कहीं भी जा सकते हो आप। अब आपके वहाँ से आपको मन करे तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाओ, मन करे तो साउथ में चले जाओ, मन करे तो वहीं पर राउंड राउंड घूमो। मीन्स क्योंकि सर ने आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको जाना क्या है, तो आप भाई अपनी मर्जी से 5 किलोमीटर दौड़ के चले आए। तो दैट मीन्स यू हैव अ मैग्नीट्यूड बट यू डोंट हैव अ डायरेक्शन, सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये क्या हो जाएगा, स्केलर। अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा राम आप एक काम करो 5 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में दौड़ो, तो आपको मैंने फिक्स कर दिया है कि आपको कहाँ जाना है, साउथ डायरेक्शन में ही जाना है। यानी कि अब आपका डायरेक्शन क्या होगा कि मुझे अब साउथ में ही जाना है, अब दूसरे डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते। दैट मीन्स क्वांटिटी तो सेम थी 5 किलोमीटर, मैग्नीट्यूड तो है ही आपके पास, साथ में डायरेक्शन भी है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। और इसी के आधार पर हम लोग जो आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। तो उसमें आपको कैसे पहचानना है, अगर किसी क्वांटिटी में उसमें अगर आपको ये पता चले कि वहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, तो फिर कैसा होगा, वेक्टर। और नहीं डायरेक्शन पता चले तो स्केलर क्वांटिटी होगी। लेट अस मूव नाउ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट से यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि स्केलर और वेक्टर के बाद अब हम ये पता कर सकते हैं कि डिस्टेंस कैसा है नहीं है, हर चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस होता है क्या है, द टोटल डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द टोटल पाथ और लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ गया। तो देखो ये जितने भी बढ़ाए, इसने यहाँ गया, ये जो टोटल पाथ कवर किया ना, तो जैसे भी करे डजंट मैटर, रास्ता कब हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो जहाँ से शुरू किया और जहाँ तक पहुँचा है, वो टोटल पाथ, टोटल लेंथ जो उसने कवर किया ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। नहीं, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। मतलब अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, ए से इस बी पे पहुँचता है, इसकी डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से जाता है, ये 5 किलोमीटर है, फिर यहाँ आता है, ये 6 किलोमीटर है, सी के ऊपर पहुँच गया ये। अब मैं पूछूँ बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 4 + 5 + 6 मीन्स इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15। तो हमने किया क्या है, हमने ये जितना जो पाथ उसने कवर किया, तो जितना लेंथ था ना, हमने सबको ऐड कर दिया है। दिस इज द डिस्टेंस, द टोटल पाथ या टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, और आपसे पूछे कि नेट डिस्टेंस क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जहाँ पहुँचे उन दोनों क्वांटिटी को आप माइनस कर दो, तब वो पता चल जाएगा। दैट मीन्स हाउ कैन वी कैलकुलेट द नेट डिस्टेंस, दैट इज कैलकुलेटेड बाय ऑब्टेनिंग द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट इनिशियल पॉइंट एंड द इन फाइनल पोजिशन। स्टार्टिंग पोजिशन से, जैसे यहाँ ये क्या था, स्टार्टिंग पोजिशन या इनिशियल पोजिशन, और ये क्या है आपका फाइनल पोजीशन या इंड पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन से अगर हम लोग इनिशियल पोजीशन की वैल्यू को माइनस कर दे, टोटल कितना होता है 15, और ये क्या है 0, तो 15 - 0 यानी कि 15 किलोमीटर उसका नेट डिस्टेंस कवर्ड हुआ। यानी कि फाइनल टू इनिशियल अगर हम लोग कर दे तो उससे हम लोग नेट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो नेट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना फाइनल टू इनिशियल, तो ये तो सिर्फ डिस्टेंस के टर्म में था, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल डिस्टेंस बताओ, शॉर्ट डिस्टेंस बताओ, तो ये जो नेट डिस्टेंस होता है ना, इसको क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल क्योंकि डिस्टेंस तो हमने देख लिया कि भाई टोटल पाथ कवर्ड कर लिया। अब एक एग्जांपल लीजिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना शुरू करता है,
यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ पहुँचता है, A to B एंड B to C। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका नेट डिस्टेंस क्या है, यानी कि ये पहुँचा कहाँ फाइनली, A to C ना। तो अगर हम A to C की दूरी फाइंड आउट करेंगे तो हमको यहाँ जाने की जरूरत नहीं, हमको क्या देखना है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। अब बताइए इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो नो डाउट E to C की दूरी ये जो होगी दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये तो लंबा पाथ दिख रहा है, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट में बोलेंगे। जैसे एक फिगर देखिए यहाँ पे, अब ये बंदा का स्टार्टअप है, ये इन पॉइंट है, अब ये इतना घूम के आया ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा कवर करके यहाँ तक पहुँचा है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, इस सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जितना भी किलोमीटर ही चला गया होगा ना ये सब को कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पैरो से दिखाया गया ना, इस शॉर्टेस्ट पाथ, बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो जो सबसे छोटा पाथ था उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखेंगे क्या होता है कई सारे टर्म्स में। यहाँ पे देखिए सर्कल के टर्म में, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया और वापस यहीं पे पहुँच गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या क्या होगा हम लोग देखते हैं आगे। तो इसका अंतर समझते हैं थोड़ा सा, इस पर सारी चीज़ें क्लियर होगी। डिस्टेंस क्या था, द एक्चुअल पार्ट कवर ड्यूरिंग मोशन, और ये क्या है, द चेंज इन पोजिशंस मेड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब पोजिशंस क्या चेंज हुआ, जैसे हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो पोजिशंस में ये से बदलाव हुआ है ना, तो बस जो पोजीशंस चेंज देखेंगे ना इस वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ। ओके, इसको शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब नहीं है, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनिशियल और फाइनल के बीच में। और आपका जो डिस्टेंस होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, क्योंकि यहाँ इसी फिगर में आप देखिए A to B, B to C में हम डायरेक्शन बता सकते हैं क्या, पहले ये इस डायरेक्शन में गया फिर इस डायरेक्शन में गया, दे डोंट हैव ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट यहाँ पे आप A to C क्लियर बता सकते हो एक रेफरेंस पॉइंट में कि A का रिकॉर्डिंग C का किधर है और C से A का किधर, तो यहाँ पे एक डायरेक्शंस आपके पास है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, नेवर भी जीरो, कभी भी नहीं होता, नेवर जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज करिए मैं आपको बोलूं आपके घर पे एक गेस्ट आते हैं, है ना, आप लोग सुबह में नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, उसके बाद क्या करता है गेस्ट घर से बाहर चला जाता है, नहीं आउट ऑफ कहीं घूमने चला गया। आप भाई स्कूल की तैयारी किए, स्कूल बैग लेके पहुंच गए स्कूल, नहीं आपने 2 बजे तक स्कूल किया, आपकी छुट्टी हो गई, आप वापस 3 बजे तक घर पहुंच गए। ये गेस्ट पहुंचा बेचारा 5 बजे घूम फिर के। अब मुझे बताओ जब ये गया उस समय आप घर पे थे, फिर वापस आया तो उस समय भी आप घर पे थे। अगर आप उनसे कोई पूछे कि आप कितना डिस्टेंस कवर किए होगे, तो क्या वो कुछ बता सकता है क्या, नो डाउट्स, क्योंकि आपका पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं उसके लिए, तो उसके हिसाब से आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो जीरो है, नहीं, क्योंकि उसके आपके कोई पोजीशंस में चेंज नहीं हुआ, आप घर पे थे और घर पे ही हो। बट एक्चुअली में हुआ गया, आप स्कूल गए, अगर मान लो आपके घर से स्कूल की दूरी है 10 किलोमीटर, फिर आप स्कूल से वापस आए 10 किलोमीटर, आप टोटल 20 किलोमीटर कवर कर लिए, और उसके हिसाब से वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो रीजन क्या है डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का, क्योंकि आप 10 गए और 10 आए, लेकिन डायरेक्शन क्या था, यहाँ से गए और वापस वहीं पहुँच गए, यानी कि आपके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। और इसका सबसे बेटर एग्जांपल क्या है, ये सर्कल, नहीं ये जो एक सर्कल होता है, अगर मान लो सर्कल में हम इस पॉइंट से चले और वापस घूम फिर के यहीं पहुंच जाए, तो इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस, तो अगर हम लोग इसका पेरीमीटर निकाल के डिस्टेंस बता सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, जरूरी नहीं है कि जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का समझ में आया होगा आपको कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एक सर्कुलर पाथ पे दिखाया गया है, व्हाट, ये ऑब्जेक्ट है A और ये B है,
यहाँ पे डिस्टेंस दिखाया गया, देखिए ये मैं बोल रहा था ना, यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या है आपका पाई आर, क्योंकि ये सर्कुलर शेप है ना, और सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर पेरीमीटर होता है, हाफ था तो 2 पाई बाई 2 तो पाई आर, तो डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ ए टू बी, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ है, और ए टू बी क्या है दैट्स द डायमीटर ना, और डायमीटर मतलब 2r, तो डायमीटर मतलब r प्लस r होता है ना, यानी कि 2r, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2r, और इसका डिस्टेंस कितना होगा पाई आर। तो इस तरीके से आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कुलर पाथ पे। नेक्स्ट, अब हम लोग रेट का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट हमने डिफिनेशन देखा था कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्चुअली रेट क्या होता है, ये रेट बार बार आपके पास आएगा नहीं, जैसे मैथ्स में रेट की हिंदी होती है दर, यहाँ पे रेट क्या है रेशियो ऑफ चेंज इन टू क्वांटिटी, अगर दो क्वांटिटी जो उसके रेशियो में जे भी चेंज होता है, जैसे मान लीजिए 5/2, अब यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 5/2 कि कोई भी क्वांटिटी ना 5/2 के रेशियो में, तो 5/2 के रेशियो में क्या है कि ये क्वांटिटी पहले 5 रही होगी और फिर से 2 हो गई, उसका कंपैरिजन रेट 2 हो गया, तो यहाँ पे रेट कैसे बदला 5 से 2 में, तो दैट इज द रेट, यानी कि रेट क्या होता है रेशियो ऑफ चेंज, उसके रेशियो में क्या चेंज हुआ दो क्वांटिटीज में, एक क्वांटिटी में 5 थी 2 थी, दोनों क्वांटिटी में चेंज क्या हुआ उसके रेशियो में। अब ये देखिए दो होते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ क्वांटिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और नेट चेंज, यानी कि एवरेज रेट क्या होता है और नेट चेंज क्या होता है, साथ में इंस्टेंटेनियस रेट्स, इन सभी का स्पीड वेलोसिटी एक्सेलेरेशन जो भी चीज़ें आएंगी उसमें देखेंगे। तो पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेट का मतलब होता है टाइम। रेट जब भी आया ना, जैसे मैं बोलूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट हमेशा रेशियो और टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। तो जब भी आपको कोई किसी चीज़ का रेट निकालना हो तो जैसे मैथमेटिक्स में निकालते हो उसका रेशियो निकाल दीजिएगा और उसके चेंज निकाल दीजिएगा, तो फिर हम लोग उसका रेट निकाल सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड की हिंदी क्या होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं गति बोलते हैं क्या, और वेलोसिटी आई डोंट नो व्हाट इज द हिंदी, बट लेट अस स्टैंड स्पीड एंड वेलोसिटी। सो व्हाट इज द स्पीड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीड इज यूज्ड टू मेजर हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब जैसे एक पर्सन यहाँ पे वॉक कर रहा है, नहीं चाहे किधर भी वॉक करे, बट ये वॉक कर रहा है रन कर रहा है, ये हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं उसकी स्पीड को देखकर, यानी कि स्पीड क्या बताता है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट देख के हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें स्पीड कितना है, ज़्यादा है या कम है। और प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का फास्ट स्पीड जज करना आसान होता है, लेकिन स्लो स्पीड जज करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही स्लो जा रहा है ना तो उसको हम बहुत आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट एक्चुअली स्पीड है क्या, एक मेजरमेंट टेक्निक्स है जो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को कैच करता है, जज करता है। एक ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है वो कौन बताएगा आपको, स्पीड बताएगा। मैथमेटिकली स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल, अगर मैं आपसे पूछूं कैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये देखिए कोई भी फॉर्मूला ना कोई एयर हवा में नहीं बनाया जाता। अब आप सोचो कि आप स्कूल गए, नहीं अपने घर से स्कूल गए और आपके घर से स्कूल की दूरी है 10 किलोमीटर, एज्यूम करो कितना है 10 किलोमीटर, और आपके 10 किलोमीटर जाने में टाइम लगता है हाफ एन आवर 30 मिनट्स। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा आप किस स्पीड से स्कूल गए हो, तो आप सिंपल क्या करोगे भाई, जितना देर गए और जितने टाइम में गए उसे डिवाइड कर दोगे, तो पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड क्या थी। बिल्कुल वही फॉर्मूला है, 10 किलोमीटर आपका क्या था डिस्टेंस, और ये क्या है टाइम। तो स्पीड होता है क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना डिस्टेंस हमने कवर्ड किया है और जितने टाइम में किया है उसको न्यूमेरिकली डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है। ओके, अब इस केस में क्या है, एक पर्सन जो 20 मिनट रेस्ट कर रहा है आपका, ये वॉक कर रहा है 20 मीटर इन 5 सेकेंड्स, ये कहाँ जा रहा है 20 मीटर 5 सेकेंड्स के अंदर, और दूसरा पर्सन जो वॉक कर रहा है ये वेस्ट के अंदर कर रहा है, फिर से 20 मीटर जा रहा है यहाँ, सॉरी 20, और टाइम क्या है 5 सेकेंड्स। तो अब बताइए अब दोनों की स्पीड से अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या अलग होगा क्या, इनका डायरेक्शंस अलग है, ठीक है, क्योंकि वे अलग है, बट इनकी स्पीड तो सेम होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है 20, और अगर मीटर पर सेकेंड 20/5, यानी कि हम क्या बता सकते हैं कि 4 मीटर
पर सेकंड की स्पीड से ये मोशन में कर रहा है, स्पीड में है, दोनों का स्पीड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है, देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट सो देयर मोशंस आर डिफरेंट, मोशंस डिफरेंट है बट स्पीड इनकी सेम हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। नहीं, एक क्वांटिटी और तो वेलोसिटी, स्पीड के साथ ही वेलोसिटी समझते हैं। ए क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, जैसे सेकंड केस में हमने क्या देखा था कि एक ए ईस्ट टू वेस्ट आ रहा था और वेस्ट टू ईस्ट, दोनों की स्पीड सेम थी बट इनके साथ क्या था, डायरेक्शन भी था। नहीं, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट क्या था, डायरेक्शन ना। तो जब स्पीड में ना डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो आपको यही भी समझ में आ रहा होगा कि स्पीड के क्या है, डायरेक्शन नहीं है, तो वेलोसिटी आपका कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड कैसा है आपका, स्पीड क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड में तो डायरेक्शन है ही नहीं। फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर हमने क्या देखा था, दूरी के हिसाब से। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जब भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, और स्पीड जब निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का। ओके, सो उसके बाद आती है बात एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और यहाँ पर क्या है, टोटल डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस का मतलब क्या है आपको, कि जिस तरह हम लोग मैथ्स में एवरेज निकालते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उसको सम्स करके उसके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। सेम कहानी है, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो जितना भी डिस्टेंस आपने कवर्ड किया है और जितने टाइम में किया, उस सबको कैलकुलेट कर दो तो एवरेज स्पीड आपको पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करते हैं, ए पॉइंट से आपको बी तक पहुँचना है, लेकिन बी तक आप डायरेक्ट नहीं पहुँचे, आप यहाँ गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे रोड था, ऐसे गए, फिर ऐसे पहुँचे। अब बताइए यहाँ पे जाने में आपका ये 5 मीटर है, ठीक है, ये आपका 10 मीटर है, और ये फिर से 5 मीटर है। यहाँ आपको 5 मीटर जाने में लग रहा है 10 सेकेंड, यहाँ पर आपको लग रहा है 5 सेकेंड, और यहाँ पर फिर लग रहा है 10 सेकेंड। तो ओवरऑल आप पहुँचे तो यहाँ से यहाँ। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा स्पीड क्या है, तो क्या आप अलग अलग स्पीड बताओगे कि मैं ए से यहाँ तक गया था तो 5 मीटर गया था 10 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ गया तो 10 मीटर गया, नहीं, आप ओवरऑल कैलकुलेट करके बताओगे। आप ये देखोगे कि भाई आप हम जब घर से चले थे तो टाइम कितना हो रहा था, यानी कि टोटल टाइम यहाँ पर कितना मुझे लगा 15 सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस हमने कितना कैलकुलेट किया था 5 मीटर 10 15 20 मीटर, तो 20 मीटर जाने में मुझे 15 सेकेंड लगा है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा स्पीड पता चल जाएगा। तो हमने किया क्या कि हमने टोटल डिस्टेंस को काउंट कर लिया, नहीं, और जितने भी टाइम थे उसको भी काउंट कर लिया, तो हमको ये एवरेज स्पीड बता देता है। तो एवरेज स्पीड क्या है, जब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आप लोग डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज स्पीड की वैल्यू पता चल जाएगी। सेम एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट को काउंट कर लीजिए और टोटल टाइम से डिवाइड कर लीजिए तो आपका वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो एवरेज का कोई चेंज नया कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जो मैथमेटिक्स में आप लोग कॉन्सेप्ट्स यूज करते हो वही कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ भी यूज करना है। टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम से आप लोग डिवाइड कर लो तो आपको एवरेज की वैल्यू पता चल जाएगी। सो दिस इज अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ वी आर टॉकिंग द एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन जो क्या होता है, एक सिंपल सा डिफिनेशन दिया है कि इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इट्स यूनिट टाइम, या ये कह सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। यानी कि जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर। कैसे, हम लोग ये भी देखेंगे। सबसे पहले जो एक्सीलरेशन है ना, ये एक वर्ड है एक्सीलरेट, एक्सीलरेट इस वर्ड से बना है। तो एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेट का मतलब होता है ना किसी में एक मोमेंटम देना। मोमेंटम आपको नहीं पता है, आप ऐसे समझिए, आपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके घर में आजकल होता है, आपने देखा होगा, उसमें साइड्स में जो स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए एक डिवाइस लगा जिसको हम लोग एक्सीलरेटर बोलते हैं। नहीं, तो उस एक्सीलरेटर का वर्क क्या होता है, उस एक्सीलरेटर आपने देखा होगा जब भी हमको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है तो उस एक्सीलरेटर को हम लोग थोड़ा दबाते हैं, फिर उसको जब कम कर देते तो स्पीड कम हो जाती है। यानी कि एक्सीलरेटर कर क्या रहा है, आपके व्हीकल का स्पीड कंट्रोल कर रहा है, नहीं, स्पीड कंट्रोल कर रहा है। यानी कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेज आ रहा है, चूंकि नो डाउट हम एक डायरेक्शन पर कैरी करते हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी की बात आती है, तो उस वेलोसिटी को कंट्रोल कौन रहा है, आपका एक्सीलरेटर। और उसी एक्सीलरेटर वर्ड से बना है एक्सीलरेशन। यानी कि अगर मैं ये आपको ये बोलूँ कि आपकी गाड़ी एक्सीलरेट कैसे हो रही है, तो एक्सीलरेटर के कारण।
और वो एक्सेलेरेटर कर क्या रहा है, आपकी वेलोसिटी के चेंज को बता रहा है कि आपकी वेलोसिटी पहले क्या थी, अब क्या हो गई, बाद में क्या थी, फिर चेंज हो गई। तो दैट इज द एक्सेलेरेशन कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज है वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है इट्स यूनिट टाइम। मान लीजिए आपकी गाड़ी की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, एक्सेलेरेटर बढ़ा दिया हमने 20 हो गया, फिर 20 से घटा दिया 10 हो गया। तो ये जो चेंज आ रहा है ना किस, तो ये क्या है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और इसी चेंज के हिसाब से आपका एक्सेलरेशन कंट्रोल होता है। यानी कि एक्सेलरेशन टोटली डिपेंड ऑन व्हाट, वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा और टाइम तो होगा ही। इसीलिए एक सिंपल वर्ड में बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी का जो रेट चेंज हो रहा है उसी से एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। मैथमेटिकली एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। एयर भी क्या है यहाँ पे, v यहाँ पे क्या है, जो आपका फाइनल वेलोसिटी था, u क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी और u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर चलाता है 5 मिनट में मोमेंट, ठीक है, इस 5 सेकेंड में, सॉरी इतना मिनट में तो जाएगा नहीं, तो ये जो फाइनल टू इनिशियल पोजीशंस और को टाइम के फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या पता चला जाएगा, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही है चेंज इन वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी जितनी देर में चेंज होगी और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी उसमें जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दिए तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन चूंकि वेलोसिटी में डिपेंड हो रही है तो नो डाउट्स जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, तो एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। नहीं, यानी कि अगर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा तो अब जैसे अगर वेलोसिटी आपकी 10 से 20 हो रही है तो इस केस में क्या है, पॉजिटिव है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है ना। अगर 20 से मान लीजिए आपने ब्रेक लगाया और 20 से 10 पे आ गया तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव, डिक्रीज हो रही है ना, तो आपका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग पोजीशन में है, इनिशियल पोजीशन में है, तो उसमें वेलोसिटी क्या है उसकी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, तो इस केस में एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन टोटली वेलोसिटी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है दैट्स अ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि आप लोग 8 से 9 में कैरी किए हो तो अक्सर क्लास 8 तक हम लोग ने मैक्सिमम चीज़ों को ना याद करना सीखा है, लर्न कर लेते हैं, उसको रट लेते हैं। यहाँ पे यूनिट्स अगर आप लर्न करना शुरू करोगे तो आपके पास मल्टीपल यूनिट्स आएंगे और आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे। कोई भी यूनिट्स को ना आपको ना रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है, आपको यूनिट्स फाइंड आउट करना है। अब जैसे यहाँ पे आपके स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था, मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड क्यों था, शायद मैंने आपको बताया नहीं था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है आपका, लेंथ, और टाइम तो टाइम ही है। तो और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है आपको पता है, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, इसीलिए इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड या वेलोसिटी दोनों का यूनिट्स क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। और अब आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि एक फाइनल वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है। अब बताइए दो वेलोसिटीज हो जाएगी ना, तो अगर मान लीजिए एक इसको मैं अलग करूँ, एक फॉर्मूला v बाई टी, एक वो u बाई टी, इन दोनों की वैल्यू होगी ना, तो इसीलिए यहाँ पे डबल आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक वैल्यू ऑलरेडी आपका वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड। अब देखिए मीटर पर सेकेंड, सो दैट्स अ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप यूनिट्स खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको बेसिक्स फंडामेंटल यूनिट्स पता है तो आप लोग आसानी से यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हो। उसको आपको याद बिल्कुल नहीं करना है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, वेलोसिटी का यूनिट क्या था, आप 100% भूल जाओगे एग्जाम्स में। तो ट्राई टू मेक आउट एंड सॉल्व आउट फ्रॉम द सेल्स, बस बेसिक्स फंडामेंटल यूनिट्स के आधार पे आप लोग यूनिट्स फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है,
जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटर हो इनिशियल वेलोसिटी से। जैसे मैंने आपको बताया था ना 10 से 20, तो यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10, तो ये ज़्यादा है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगा। और सेम है अगर लेस देन है, यानी कि अगर 20 से 10 पे आ गया तो यहाँ पे फाइनल क्या है 10, इनिशियल क्या है 20, तो ये वैल्यू शॉर्ट है ना, इसलिए तो लेस देन हो तो निगेटिव एक्सेलेरेशन होगा। ये डिक्रीज करता है वेलोसिटी को और नो डाउट से इंक्रीज करता है। ये जो नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्या है वो आपको पता है, नेगेटिव के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और इसको नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है। रिटार्डेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ नेगेटिव एक्सेलेरेशन, और ये बस नेगेटिव साइंस के साथ आपको चलेगा। सो इट्स ओवरऑल अबाउट द एक्सेलेरेशन। एक केस है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, जो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में, ये देखिए क्या है, व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज जीरो, यानी कि जब स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है ना तो एक्सेलेरेशन हमेशा जीरो होता है। जैसे अब ये पर्सन है, मान लो मैं आपको बोलूँ कि ये भाई 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रैंडमली ये घंटे तक मूव करते जा रहा है, इस केस में इसका एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना, यानी कि इस केस में इसका एक्सेलेरेशन वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रहा, सेम वेलोसिटी के साथ ये मूव करता जा रहा है, तो इस केस में इसका एक्सेलेरेशन क्या हो गया? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, और वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो तो भाई एक्सेलेरेशन कहाँ से आएगा? सर्कल के केस में देखिएगा, सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है, तो सर्कल के केस में आपको पता है कि जो डायरेक्शन है हमेशा मूव करता रहता है, चेंज होता रहता है। स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, अगर मैं बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, हो क्या सकती है, क्या होती है, जैसे आपको पता है कि अर्थ है, या जितने भी स्पेस में जितने भी आपको सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सभी कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी स्पीड कभी ज़्यादा हो जाती है, वेलोसिटी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। इस केस में क्या एक्सेलेरेशन जीरो है। अब देखिए इनका नो डाउट्स वेलोसिटी तो चेंज नहीं होता, बट दे हैव अ चेंज ऑलवेज अ डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। सर्कल केस में देखिए यहाँ पे, अब इस पॉइंट्स पे अगर मैं बोलूँ तो अगर आप टेंजेंट से डायरेक्शन निकालोगे तो दिस इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर राइट एंगल, बट यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट मूव करूँ तो यहाँ पे डायरेक्शन अब ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ जितने भी पॉइंट्स आप कैरी करेंगे यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो दे हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस। यहाँ पे हमेशा हर एक पॉइंट्स पर डायरेक्शन चेंज होता रहता है। गॉट इट? नाउ द ग्राफ। यूजेज ऑफ ग्राफ पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा, आप लोग मैथ्स में बहुत छोटे क्लासेस में भी ग्राफ्स पढ़ के होता है। एक्चुअली में ग्राफ होता है क्या है, तो ग्राफ आपको पता है एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है, एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, नहीं पिक्टोरियल मतलब जिसमें पिक्चर्स इमेज सभी का यूज करते हैं। जो क्या करता है ग्राफ इज ए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, क्या करता है जो रिलेशन बताता है किसके बीच में, दो क्वांटिटी के बीच में। आजकल और कुछ पता होना हो, हम लोग क्रिकेट मैच खास करके बॉयज़ के, आजकल तो गर्ल्स की भी हो गई हैं, फेवरेट्स होते हैं, या कोई भी मैच में आपने देखा होगा वहाँ पे एक स्कोर प्रिडिक्शन दिखाते हैं कि एक टीम का स्कोर कुछ और जा रहा था, उसके पीछे एक लाइन ग्राफ दिखाते रहते हैं, जिससे आसानी से आपको प्रिडिक्ट हो जाता है कंपैरेटिवली। तो वो आप एक ग्राफ देख के पूरे मैच की समरी समझ जाते हो कि भाई किस ओवर में कितने रन्स बने थे, हमें कितने रन की ज़रूरत है चेंज करने में, किस में ओवर स्पीड ज़्यादा थी, किस में ज़्यादा रन आए। तो ये एडवांटेज होता है ग्राफ का कि एक छोटे से स्पेस में ना एक पूरा रिप्रेजेंटेशंस क्लियर करके दे देता है। नहीं, दैट्स अ सिनेरियो। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे एक देखिए एक दिया है कि कंसीडर से, एक एग्जांपल मैंने लिया है कि एक कुछ पीपल्स हैं जो एक 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारे पीपल क्या है 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो पर्सन ए है वो क्या करता है 20 मीटर कवर करता है 10 सेकेंड में। यानी पर्सन ए मान लीजिए ये है, इसको 20 मीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड लग रहा है। नेक्स्ट 20 मीटर, अगला 20 मीटर, ये 20 मिनट से 20 मिनट से लेकर 50 मीटर की जो दूरी है वो 15 सेकेंड में कवर करता है। यानी 20 मीटर के 10 के स्पीड में गया और 20 से 50 कितना गया 15 सेकेंड में, फिर 50 से 100 25 सेकेंड में। यानी कि इसका जो मोशन है वो चेंज होता रहा। अब इसको हमको टैबलेट करना हो, इसका एक ग्राफ बनाना हो तो कैसे करेंगे? देखिए जब रेस्ट में था तो 0 में था, 0 से 20 जब मीटर था तो टाइम कितना था 10, 20 से 50 था तो 15 और 50 से 100 तो 25। हमने एक टेबल बना लिया। अब इस टेबल से हम एक ग्राफ बनाते हैं। आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो इन कोऑर्डिनेट्स ये जो होता है जो लेफ्ट, ये और मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो ये जो डायरेक्शन होता है ना ये हमेशा
लेफ्ट टू राइट ये पॉजिटिव लेते हैं और ऊपर भी पॉजिटिव लेते हैं, और ये राइट टू लेफ्ट यानी कि साउथ वाला डायरेक्शन है ये नेगेटिव होता है, और नीचे जो वैल्यू होती है ये भी नेगेटिव को शो करता है, यानी कि ये जो वैल्यू है ऊपर ये पॉजिटिव होगा और ये दोनों भी पॉजिटिव होगा। ओके, सो ये देखिए एक डिस्टेंस ग्राफ है, यहाँ पे 0 से 10 ये 20 मीटर तक गया था ना 10 में, तो मान के चलिए 20 मीटर है, ये 10 सेकंड में कवर किया ये पॉइंट्स है। फिर 20 से 50 इसको पहले एक बार डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एग्जांपल दिया गया, उसके बाद देखिए ये ग्राफ था आपका, तो 0 से 10 ये 10 था ना, 0 से 20 मीटर ये 10 सेकंड में कवर किया, 10 सेकंड्स में कवर किया ना ये। फिर अगला जो 20 से 50 मीटर का डिस्टेंस है, 20 से 50 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितने लगे उसको, यहाँ पर सॉरी ये 20 और 50, इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है इसको 15 सेकेंड, यानी कि 10 के बाद 25 ये रैंडमली जा रहा है और फिर 25 से। तो अगर इसका आप टैबुलेशन निकालो तो देखिए 10, 15, 25, तो क्या यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस और टाइम में एक रिलेशन समझ में आ रहा है, कैसे निकल रहा है, यानी कि हम स्पीड कैसे, आपका फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं, तो सबसे पहले तो वेट अ मिनट, जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है ना कुछ चीज़ समझ लीजिए, स्पीड क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए जब किसी भी बॉडी का जो स्पीड हो एक फिक्स टाइम में, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में, सेम डिस्टेंस में मूव करता हो, सेम डिस्टेंस मूव करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म। यानी कि ग्राफ जब भी बनाएंगे ना वो दो टाइप से बनता है, क्या क्या, फर्स्ट आपका होता है यूनिफॉर्म और सेकंड क्या होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म। और ये सारे केस में एप्लीकेबल है, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे स्पीड हो, डिस्टेंस हो, हर केस में एप्लीकेबल है, यानी कि हर जगह पे दो होता है, या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि मैंने जैसे बताया ना कि सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस या सेम स्पीड के साथ मूव करता हो। जैसे मैं बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है कि 5 सेकेंड में ये 10 मीटर जाता है, फिर अगले 5 सेकेंड में ये फिर से 10 मीटर जाता है, फिर अगले 5 सेकेंड में ये 10 मीटर जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हर 10 मीटर पे इसको चेंज करने में सिर्फ 5-5 सेकेंड का इक्वल टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है, ये जो दिख रहा है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या याद रखेंगे कि जब भी एग्जाम्स में अगर यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ कैलकुलेट करने के लिए, बनाने के लिए बोला जाता है, तो बिल्कुल आप लोग बिंदास होकर क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, कैसे, स्ट्रेट लाइन में। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, हमेशा ये जो स्लोप होगा उसका वो कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड स्लोप। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे स्पीड का हो चाहे डिस्टेंस का हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना फिक्स टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा था, तो इसीलिए इसका चेंज होने का सवाल ही नहीं है। और अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब टाइम इंटरवल तो फिक्स था बट डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए 5 सेकेंड में ये 10 मीटर जाता, फिर अगले 5 सेकेंड में ये 20 मीटर चला जाए, फिर अगले 5 सेकेंड में ये 10 मीटर जाए, तो यहाँ पे क्या है, देखिए रेट फिक्स नहीं है। तो रेट फिक्स नहीं है मतलब 10 मीटर 20 मीटर रैंडमली चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर ना करता हो, या इक्वल स्पीड से वो इक्वल वेलोसिटी से मेंटेन ना कर रहा हो अपना, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कुछ भी हो सकता है, नहीं, रैंडमली कर्व हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हमेशा जो ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई क्वाड्रेंट्स में बनाएंगे। और स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म के केस में जब भी बनेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म में कोई भी कर्व पॉसिबल हो सकता है। नहीं, अब मैंने बोला था ना स्लोप, तो स्लोप होता है क्या है, देखिए स्लोप क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, यानी कि जो ग्राफ टैबुलेट करता है, जो स्ट्रेट लाइन, ये ना तिरछा लाइन जो दिखाएगा, दिस इज कॉल्ड स्लोप। यानी कि स्लोप ही वो लाइन है, स्लोप जो बताता है कि भाई कितना डिस्टेंस से कितना स्पीड मूव कर रहा है। नहीं, यानी कि
हम लोग को स्पीड निकालना हो ग्राफ से तो कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्लोप, यानी कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो आपके स्लोप से ही उसका स्पीड पता चल जाता है। यहाँ पर टॉपिक था आपका फाइंड द स्पीड यूजिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है ए, ये 10 में 20 गया नहीं, फिर अगले 20 में ये 50 जाता है, फिर ये, तो ये जो कलर से दिखाया गया आपको, तो ये दूरी और क्या था, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है ना। तो ये जो अलग अलग टाइम पे इसके पोजिशन में चेंजेज आए, अगर इसको हमको टैबलेट कर ले, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम अलग अलग, मान लो आपको बोले कि बताइए भाई 20 मीटर वाले पे स्पीड क्या आती है, तो क्या करना था, डिस्टेंस कितना था 20 और टाइम कितना 10, यानी कि 20/10। हम बता सकते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब बताइए 10 से 20 कितना होगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या था, वेरी कितना हो गया, ये 25 से 50 यानी कि 25 मीटर, और टाइम कितना लगा, तो 15 सेकेंड्स का, यानी कि 15 सेकेंड का, तो 25/50। तो इस तरीके से ना आप लोग क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। तो ये याद भी रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, आपको स्पीड कैलकुलेट करके देता है। नहीं, जो स्ट्रेट लाइन्स यूनिफॉर्म नेशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो आपको स्पीड कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट हम लोग नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे। तो देखिए बी, यहाँ देखिए बी 30 से 30 सेकेंड में कवर करता है, 30 से 60 मीटर 43 सेकेंड में, फिर 60 से 55। तो ये कैसा है, ये आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो देखिए कर्व दिख रहा है ना, आपका एक कर्व बन जाएगा। तो नथिंग दैट, इसमें यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको स्ट्रेट लाइन का तो सवाल ही नहीं है। तो जैसे जैसे बोले क्वाड्रेंट पे आपको बस पॉइंट फिक्स आउट करते चलिए और फिर इसको मैच कर दीजिए, चाहे जैसा ही फिगर बने, अब फिगर ऐसा बने या ऐसा बने उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको तो वैल्यू के हिसाब से चेंज करना है। बट ये तय है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, किसकी केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में। तो यहाँ भी वो बताएगा स्पीड ही, बट यानी कि नॉन यूनिफॉर्म को कौन क्या बताता है, आपका कर्व लाइन। गॉट इट गाइज। अब एक वर्ड है कि देखिए यहाँ पे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है नहीं, और यहाँ पे स्लोप क्या दिखाया गया है, इस डिस्टेंस टाइम में ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और यहाँ पे ना ये दिखाया गया लाइन, यानी कि इसका मतलब टाइम जो है, डिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 मीटर दिया है तो ये ना चेंज नहीं हो रहा, टाइम तो चेंज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस वहीं के वहीं है, उसी लाइन पे जा रहा है। तो इस टाइप में अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ना हॉरिजॉन्टल लाइन स्टेशनरी हो तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, वो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे 4 पे हो, 6 पे हो, 8 सेकेंड पे, सबका डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर भी है। तो दैट इज द रीजन कि सी इज नॉट मूविंग, ही इज स्टेशनरी एट 6 मीटर, वो वहीं पे रुका हुआ है, 6 मीटर पे ही जाके रुक गया हुआ है, टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा। तो जब भी अगर ऐसा कोई ग्राफ मिले, आपको स्टेशनरी का ग्राफ दिखाना हो तो ये दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखाएंगे। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, आपका कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को शो करके देता है, यानी कि वहाँ पे स्टेशनरी ही है, वो नहीं, मूवमेंट में नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे एक स्कीम पे दिख रहा है आपको, कैन वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट यूजिंग वेलोसिटी डायग्राम। तो अभी मैंने आपको बताया नहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, तो पहले हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है क्या है। जैसे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है, सेम ऐसे ही, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या रखते हैं, टाइम को, और वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, वेलोसिटी। ओके, ये आपको ऑरिजिन होता है। और जैसे यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, यूनिफॉर्म डिस्टेंस वाले ग्राफ में क्या देखा था हमने, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स एक यूनिफॉर्म रेट से सेम टाइम इंटरवल में सेम स्पीड के साथ या सेम डिस्टेंस के साथ मूव कर रहा होगा तो क्या बताता था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसी तरीके से वेलोसिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म में मूव करेगा तो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ हो जाएगा, और आपको वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करके देगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म का होगा तो सिमिलर नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट जैसा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता था, उसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस की जगह पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। अंतर क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप बताता है वो क्या बताता रहता है, स्पीड को, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप बताएगा वो बताता है एक्सीलरेशन को। क्या बताता है, एक्सीलरेशन को। क्यों बताता है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस ये एक्चुअली शो क्या करके दे रहा है कि कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और एक्सीलरेशन होता है क्या है, चेंज इन वेलोसिटी तो होता है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो नो डाउट्स अगर ये लाइन वेलोसिटी के चेंजेस को दिखा रहा है
तो ये लाइन तो बताएगा ना, ये स्लोप लाइन है क्या एक्चुअली, ये स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन। तो याद रखिएगा जो आपका वेलोसिटी टाइम का स्लोप होता है वो क्या बताता है, एक्सीलरेशन की वैल्यू को डिनोट करता है। इसके अलावा सेकेंड क्या है, जो वेलोसिटी टाइम का आपका जो एरिया कवर्ड होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मान लो मैं यहाँ से रन करता इतने टाइम में कवर किया, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो एरिया कवर्ड होगा ये क्या बताता है आपको, डिस्प्लेसमेंट बताता है, नहीं क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बताता है कैसे। जैसे देखिए इस ग्राफ में यहाँ पे बन रहा था क्या एरिया, ये इस टाइप का ग्राफ है, यहाँ पे 0 1 2 3 और ये वेलोसिटी था, ये टाइम है। ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल पे कांस्टेंट लाइन दिखाया गया था, मतलब ये ना चेंज नहीं कर रहा। तो ये जो शेप है ये कैसा शेप दिख रहा है आपको, ट्रायंगुलर में। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम में कॉन्सेप्ट्स को देखिए, तो यहाँ पे ये सिंपल फॉर्मूले से 2 3 4 6 आपको क्या होता है, मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ लिख दिया था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम 2 3 6 मीटर पर सेकेंड। और सेम है यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया एक्चुअली बता क्या रहा है, ये इस ट्रायंगल का लेंथ है ना, और ये पार्ट क्या होता है, ब्रेथ। तो अगर मैं ये फॉर्मूला देखूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी तो हो गया, यानी कि सेम एज यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि ये जो एरिया ये क्लोज्ड है वो एक्चुअली में है क्या, इस रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्मूला एरिया है। तो वही चीज़ है कि अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आपको क्या बता देगा, डिस्प्लेसमेंट बता देगा। तो ये याद रखने की चीज़ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन। जबकि कॉम्पैरेटिवली हमने जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप था वो क्या बताता है आपका, क्या बताता है, स्पीड को बताता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, एक्सीलरेशन और एरिया, डिस्प्लेसमेंट। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। So let's move on the equation of motion. There are 3 types of equation of motion. The first is v is equal to u plus at. Second will be s is equal to ut plus half at square. और थर्ड है हमारा v square minus u square equal to ms। हम लोग एक एक करके 3 इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। सो पहले इक्वेशंस को चलते हैं। पहला क्या है, s v इक्वल टू u प्लस। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कैसे बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो x कोऑर्डिनेट होता है हमारा और ये हमारा y कोऑर्डिनेट x एक्सिस है हमारा, ये दिस इज द ओरिजिन पॉइंट्स। x पे हमारा टाइम एक्सिस है, टाइम को रखना दैट इज द सेकंड, और y पे हमारा क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकंड। मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है जो a से स्टार्ट करता है, वो क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी को दिखा रहा है, ठीक है। और a से स्टार्ट करता है, एक यूनिफॉर्म मोशन पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, कहाँ तक, पॉइंट b तक, ओके। कहाँ तक मूव करता है, पॉइंट b तक, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जनरल जो ग्राफ होता है, मान लीजिए हम लोग कोई भी ग्राफ लेते हैं तो जिसपे स्टार्टअप कहाँ से करते हैं, ऑरिजिन से, बट यहाँ हमने स्टार्टअप कहाँ किया है, इस पॉइंट से, ये से। वाई नॉट स्टार्टिंग विद द ऑरिजिन, क्योंकि देखिए हमने इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की अगर वैल्यू ही 0 ले लेंगे तो आगे हम इसको डिराइव क्या करेंगे, वेरीफाई क्या करेंगे। सो 0 नहीं लेना है, कुछ भी लेना है, इसीलिए हमने थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर कुछ भी ले लिया, यहाँ पे ले लिया, 0 नहीं है बस कुछ भी, इसलिए हमने इस डिस्टेंस को क्या माना है, u।
अब ये ए से ये बी तक पहुंचा यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो नो डाउट ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, बी इसकी क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे। तो अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर दूँ इस एक्सिस के अकॉर्डिंग से मिला दूँ तो, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दूँ ताकि तो ये मान लीजिए सी है, और ये जो बी डी लाइन है ये किसको डिनोट कर रहा है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। बी डी किसको डिनोट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ए से बी तक के फाइनल पहुँचाना। तो ये अगर हम लोग टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दी और इसी को मिला दी जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो बी डी जो वेलोसिटी के वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो बी डी यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, इसको चेंज इन वेलोसिटी को, और वो किसको दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अब देखिए हमारा ओ ए जो था ओ ए इक्वल टू यू, ये क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब ये यूनिफॉर्म रेट के साथ बढ़ा, तो ये जो स्लोप है कौन सा, ए बी, ये जो स्लोप है दिस इज द स्लोप। तो आपको पता है कि स्लोप जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पे ए बी डिनोट किसको कर रहा है, एक्सेलरेशन को, ए बी, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन व्हाट, ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसको अगर हम सिंबल के टर्म में लिखें तो ए इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन बी सी, सॉरी ए बी का स्लोप ऑफ लाइन, और एक्सेलरेशन होता है क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी का ही चेंज तो होता है। तो यहाँ पे और या चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम के रिस्पेक्ट पे। यहाँ पे वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, ए से बी तक जा रही है, वो ए से यानी कि इनिशियली ए टू वो बी तक हो जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी है, यानी कि अब मैंने यहाँ पे वेलोसिटी इसके पैरेलल ये से यहाँ से ये जो चेंज दिख रहा है ये चेंज इन वेलोसिटी है ना, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि जो बी सी है तो क्या है आपका पी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी, नहीं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बी सी बाई यहाँ पे क्या है ए सी टाइम। तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आपका बी डी पूरा ये है और ये देखिए ये आपका पूरा क्या है, ये वैल्यू क्या है आपका पूरा ए है ना, और ये वैल्यू आपका क्या है यू, उनको बी सी निकालना है तो ई माइनस यू तो लिख सकते हैं ना इसमें, यानी कि बी सी की वैल्यू क्या है ई माइनस यू, और ए सी यहाँ पे क्या है पैरेलल है व्हाट ओडी की। तो अगर ओडी आपका टाइम है तो हम लोग एसी को भी बोल सकते हैं ना, टी है टाइम एक्सिस, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या सकते हैं टी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हम क्या लिख सकते हैं वी माइनस यू इक्वल टू व्हाट ई टी, दिस इज अब, और आप यू को इस साइड ले आइए क्या लिख सकते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है, यानी हमने कुछ नहीं किया, हमने स्लोप में एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है और इसको वेरीफाई कर लिया। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आता ही आता है कि ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेरीफाई करिए, इसी तरीके से आप इसको डिराइव करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम फिगर आपको दिख रहा होगा, सेम है। ये आपका हमारा क्या था, ये जो पार्ट मैंने निकाला दैट इज v माइनस यू, और ये आपका क्या है u है, ये आपका t है, तो ये भी t है। अब देखिए यहाँ पे एक आपको रीजन नजर आ रहा है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ग्रिड लाइन्स में बना रहा हूँ, दिस इज द रीजन। एक्चुअली एक ट्रेपेजियम है, लेकिन यहाँ पे आपको दो फिगर दिखेगा, फर्स्ट और सेकेंड।
शेप दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर, और सेकेंड पार्ट कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर। तो यानी कि आपको पता है कि हमने अभी जस्ट देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है तो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताता है। और यहाँ पे हमको एस निकालना, तो एस है क्या एक्चुअली, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही तो है। यानी कि हमको अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कोई वैल्यू निकल जाएगी ना। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बट नॉट अ फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम, वी हैव टू यूज द टू फॉर्मूला, रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगुलर। यहाँ पे ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए फर्स्ट से एस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या सकते हैं, एरिया ऑफ व्हाट, ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल हो गया आपका, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अगर इन दोनों का हम सम कर दे तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे एल इंटू बी क्या है, लेंथ क्या है आपका यू है, और बेस क्या है टाइम, तो यू इंटू टी प्लस 1/2। अब ट्रायंगल का बेस देखिए, ट्रायंगल का बेस उसी नो डाउट डी के पैरेलल है, तो ये भी सेम आपका टी के बराबर है। और हाइट क्या है आपका बी डी, तो बी डी क्या है आपका, हमने जस्ट निकाला था पहले कि बी माइनस यू, नहीं दिस इज इक्वल टू एस, सो समिट यू टी प्लस हाफ। और देखिए हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन मोशन में, हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज कर रहे हैं, हमने क्या फर्स्ट इक्वेशन मोशन वेरीफाई किया है, बी माइनस यू इक्वल टू ए टी होता है। तो यहाँ से इस वैल्यू को मैं यूज कर रहा हूँ 1/2 टी, और बी माइनस यू टी क्या हो जाएगा आपका ए टी। इसको अगर हम लोग कंबाइन कर ले तो क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, नथिंग एल्स। बस हमने फर्स्ट इक्वेशन का मोशन का यूज करते हुए और इन दोनों शेप्स का, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का, ट्रायंगुलर शेप्स का और रेक्टेंगल शेप्स का सम कर दिया है, तो हम पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू कर दी है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड क्या था आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। देखो बच्चों एक चीज वाले ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन मोशन में कहीं भी टाइम की चर्चा नहीं सॉरी टाइम की चर्चा नहीं है, यानी कि और हमको पता है कि हमने जितनी वैल्यू निकालते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इस इक्वेशंस में ना हमको कहीं ना कहीं टाइम को एलिमिनेट करना होगा। क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अगर हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे ना तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर से हमारा इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, यानी कि कहीं ना कहीं ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टाइम में रिलेशन निकालना है। हम लोग फिर से डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या होता है, एरिया इनवर्स, इसका एरिया निकालते हैं। बट यहाँ पर हम ना अलग अलग एरिया नहीं निकाल रहे, यहाँ पर हम सिर्फ ट्रेपेजियम में निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम शेप था ना, इसका ओ ए बी सी, हम लोग ओ ए बी सी का ट्रेपेजियम में क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट ना, याद होगा आप लोग को। तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो इसमें पैरेलल साइड्स क्या क्या है, ओ ए पैरेलल साइड्स कौन सा है, ये और ये ना, ओ ए और बी सी, यानी कि हाफ इंटू ओ ए प्लस बी सी। और आपका हाइट क्या है, हाइट आपका ये होगा या ये होगा, तो उसी क्या होगा 1/2। देखिए ओ ए क्या है आपका u, और बी सी क्या है e, और ओ सी क्या है आपका t। अब मैंने आपको अभी क्या बोला था कि हमको टाइम नहीं चाहिए, हमको टाइम को करना है एलिमिनेट। तो अब टाइम को एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फिर से यूज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या होता है, e माइनस यू इक्वल टू 18 है। तो देखो अगर मैं ये को इधर ले आऊँ, e माइनस यू इक्वल टू ए इक्वल टू मैं टी लिख सकता हूँ, यानी कि टी की जगह पर एक पूरी वैल्यू को यूज करेंगे। तो यहाँ पे टी की वैल्यू को रिप्लेस करिए तो क्या हो जाएगा 1/2 u प्लस टी, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा e माइनस यू बाई ए।
ये u प्लस बी या v प्लस बी तो बात बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये क्या हो जाएगा, 2a इधर चला जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या तो लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये भी आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आपको ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करना है। इसको घर पे एक बार दो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी टॉपिक के साथ आपका ये थ्योरी पार्ट इस कॉन्सेप्ट वीडियो का खत्म होता है। तो ये पूरे चैप्टर्स को पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद से एक बार सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करिएगा, खास करके वेलोसिटी ट्राइन ग्राफ, डिस्टेंस ट्राइन ग्राफ, और साथ में ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम लोग अगले पार्ट में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। और फिर से एक कॉन्सेप्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप वॉच करते रहिए। आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मैं एक एक करके बहुत सारे वीडियो करके आपको देता रहूँगा, और नो डाउट्स ये आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू गाइस।